स्टूडेंट्स, थोड़ी किसी तकनीकी कारण की वजह से आप ये देरी से हम ये क्लास शुरू कर पाएंगे। 1-2 मिनट की देरी है, इसी वजह से हम लेट हो चुके थे। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आज का हमारा विषय है वो है अतीत में दबे पांव। अतीत में दबे पांव जो ये अध्याय है, इस अध्याय का हम अभी तक गौर अध्ययन कर चुके हैं और इसे हम यहाँ तक पढ़ चुके थे। कुछ सोने के गहने भी यहाँ हुआ करते थे जो चोरी हो गए। पेज नंबर 49 निकाल ले, पेज नंबर 49। इससे आगे शुरू करेंगे। एक खास बात यहाँ कोई महसूस करेगा, एक खास बात यहाँ कोई महसूस करेगा। अजायब घर में प्रदर्शित चीजों में औजार तो हैं। प्रदर्शित क्या होते हैं? जो दिखाई देने वाली होती है, यानी कि दिखाई गई जो चीजें होती हैं उनको प्रदर्शित चीजें बोलते हैं, पर हथियार कोई नहीं है। मोहनजोदड़ो क्या हड़प्पा से लेकर हरियाणा तक समूची सिंधु सभ्यता में हथियार उस तरह कहीं नहीं मिले हैं जैसे किसी राजतंत्र में होते हैं। राजतंत्र क्या होता है? जिसमें जब राजा के पास सभी की सभी जो ताकतें हैं, जो शक्तियां हैं, वो सभी शक्तियां राजा के पास होती है तो उसे राजतंत्र बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? राजतंत्र। आगे चलिए। इस बात को लेकर विद्वान सिंधु सभ्यता में शासन या सामाजिक प्रबंध के तौर तरीके को समझने की कोशिश कर रहे हैं। वहां अनुशासन जरूर था, पर ताकत के बल पर नहीं। वे मानते हैं कोई सैन्य सत्ता शायद यहाँ न रही हो, मगर कोई अनुशासन जरूर था जो नगर योजना, वास्तुशिल्प, मुहूर ठप्पो, पानी या साफ सफाई जैसी सामाजिक व्यवस्था आदि में एक रूपता तक को कायम रखे हुए था। दूसरी बात जो सांस्कृतिक धरातल पर सिंधु घाटी सभ्यता को दूसरी सभ्यताओं से अलग ला खड़ा करती है, वह है प्रभुत्व या दिखावे के तेवर का नदारद होना। दूसरी जगहों पर राजतंत्र या धर्मतंत्र की ताकत का प्रदर्शन करने वाले महल, उपासना स्थल क्या होते हैं? ऐसी जगह जिधर हम व्रत इत्यादि रखते हैं, उन्हें उपासना स्थल बोलते हैं। यानी कि अपने आप को परमपिता परमात्मा के चरणों में अपना ध्यान लगाना, ऐसी जगह, धार्मिक जगह। मूर्तियां और पिरामिड आदि मिलते हैं। हड़प्पा संस्कृति में न भव्य राज प्रसाद मिले हैं। भव्य क्या होता है? बहुत सुंदर। हेलो, बड़े आप चुप रहिए, ये माइक। दूसरी जगहों पर राजतंत्र या धर्मतंत्र की ताकत का प्रदर्शन करने वाले महल, उपासना स्थल, मूर्तियां और पिरामिड आदि मिलते हैं। हड़प्पा संस्कृति में न भव्य राजप्रसाद मिले न मंदिर। भव्य क्या होते हैं? बहुत ही सुंदर। और राजप्रसाद क्या होता है? राजाओं का जो रहने का जो निवास स्थान होता है उसको राजप्रसाद बोलते हैं। प्रसाद यानी कि महल, और राजा का, यानी कि राजा का महल या राजमहल। अगला पेज निकाल लीजिए आप, पेज नंबर 50 निकाल लीजिए। न राजाओं महंतों की समाधियां, यहाँ के मूर्ति शिल्प छोटे हैं और औजार भी। मोहनजोदड़ो के नरेश के सिर पर जो मुकुट है, शायद उसे छोटे सिरपेंच की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और तो और उन लोगों की नावें बनावट में भी सबकी नावों जैसे होते हुए भी आकार में छोटी रही। आज के मुहावरे में कह सकते हैं वह लो प्रोफाइल सभ्यता, लघुता में भी महत्ता अनुभव करने वाली संस्कृति। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर ही नहीं था, उसे साधनों
और व्यवस्थाओं को देखते हुए सबसे समृद्ध भी माना गया है। समृद्ध यानी कि विकासशील। फिर भी इसकी संपन्नता की बात कम हुई है, तो शायद इसलिए कि उसमें भव्यता का आडंबर नहीं है। भव्यता यानी कि सुंदरता और आडंबर दिखावा। दूसरी वजह यह भी है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा पिछली सदी में ही उद्घाटित हो सके। उद्घाटित यानी कि प्रकट। उनकी अनबूझ लिपि अभी भी सारे रहस्य अपने में छिपाए हुए हैं। सिंधु घाटी के लोगों में कला या सुरुचि का महत्व ज्यादा है था। वास्तुकला या नगर नियोजन ही नहीं, धातु और पत्थर की मूर्तियां। मृद भांड। मृद भांड क्या होते हैं? मिट्टी के बने हुए बर्तन। उन पर चित्रित मनुष्य, वनस्पति और पशु पक्षियों की छवियां, सुनिर्मित मोहरे। सुनिर्मित यानी कि बहुत सुंदर बनाई गई जो मोहरे होते हैं, सुंदर मोहरे। उन पर बारीकी से उत्कीर्ण आकृतियां। उत्कीर्ण यानी कि उस पर प्रकट की गई आकृतियां। खिलौने, केश विन्यास। केश विन्यास क्या होता है? केश विन्यास का अर्थ होता है जो बालों की सजावट होती है, उसको केश विन्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? केश विन्यास। आभूषण और सबसे ऊपर सुगढ़ अक्षरों का लिपि रूप। लिपि रूप सिंधु सभ्यता को तकनीक सिद्ध से ज्यादा कला सिद्ध जाहिर करता है। एक पुरातत्ववेत्ता के मुताबिक, पुरातत्ववेत्ता कौन होता है? जो पुरानी बातों के बारे में जानता है, जो इतिहासकार होता है, उसे पुरातत्ववेत्ता बोलते हैं। के मुताबिक सिंधु सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है, जो राज पोषित या धर्म पोषित न होकर समाज पोषित था। शायद इसीलिए आकार की भव्यता की जगह उसमें कला की भव्यता दिखाई देती है। इस पंक्ति का अर्थ जान लीजिए, जो राज पोषित या धर्म पोषित न होकर समाज पोषित था। इस पंक्ति का अर्थ यही है कि वो राजा के अनुसार न होकर न धर्म के अनुसार था। वो जो सौंदर्य था, सिंधु सभ्यता का जो सौंदर्य था, वो न तो राजा के अनुसार बना हुआ था वहां का जो सौंदर्य, न ही धर्म के अनुसार उसमें किसी प्रकार से उस धर्म का कोई प्रभाव था। वो जो पूरा प्रभाव सौंदर्य वहां के सौंदर्य पर था, तो वो था सिर्फ समाज के लोगों का अधिकार था। समाज के लोगों ने वहां पर तरह तरह की व्यवस्थाएं करके वहां के सौंदर्य को और ज्यादा बढ़ाया था। शायद आगे चलिए, शायद इसीलिए आकार की भव्यता की जगह उसमें कला की भव्यता दिखाई देती है। अजायब घर में रखी चीजों में कुछ सुइयां भी हैं। खुदाई में तांबे और कांसे की तो बहुत सारी सुइयां मिली थी। काशीनाथ दीक्षित को सोने की 3 सुइयां मिली, जिनमें 1-2 इंच लंबी थी। समझा गया है कि यह बारीक कसीदेकारी में काम आती होगी। याद करें, याद करें, नर्तकी के अलावा मोहनजोदड़ो के नाम से प्रसिद्ध जो दाढ़ी वाले नरेश की मूर्ति है, उसके बदन पर, यानी कसीदेकारी का क्या अर्थ होता है? कसीदेकारी होता है कि जो कपड़े होते हैं ना, उन कपड़ों पर जो फूल छापे जाते हैं, तरह तरह के अलग अलग प्रकार के छोटे छोटे जो सुंदर सुंदर फूल नहीं छापे जाते, उन्हें बोलते हैं कसीदेकारी। आगे चलिए, उसके बदन पर आकर्षक, अगला पेज निकाल लीजिए, पेज नंबर 51। गुलकारी वाला दुसाला भी है। अब गुलकारी क्या होता है? गुलकारी का भी अर्थ वही होता है कि जो कपड़े हैं, कपड़ों पर सुंदर सुंदर जो फूल छापे जाते हैं। आज छापे वाला कपड़ा अजरक सिंध की खास पहचान बन गया है, पर कपड़ों पर छपाई का आविष्कार बहुत बाद का है। खुदाई में सुइयों के अलावा हाथी दांत और तांबे के सुए भी मिले हैं। जानकार मानते हैं कि इनसे शायद दरियां बुनी जाती थी। हालांकि दरी का कोई नमूना या साक्ष्य, साक्ष्य क्या होता है? प्रमाण,
हासिल नहीं हुआ है, वह शायद अभी वह शायद कभी हासिल ना हो, क्योंकि मोहनजोदड़ो में अब खुदाई बंद कर दी गई है। सिंधु के पानी के रिसाव से, सिंधु यानी कि सिंधु घाटी वहां इन इस शहर से होते हुए जाती है, उसके आसपास से ये सिंधु नदी जाती है, और इसके पानी के रिसाव से, सिंधु के पानी के रिसाव से अक्सार, अक्सार क्या होता है? नमक, और दलदल की समस्या पैदा हो गई है। मौजूदा खंडहरों को बचाकर रखना ही अब अपने आप में बड़ी चुनौती है। कहने का तात्पर्य क्या है लेखक का, कि वहां पर वैसे तो ये जो सिंधु घाटी, ये जो सभ्यता है, ये सभ्यता सिंधु नदी की वजह से बिल्कुल ही बंद हो चुकी है, वहां ये लुप्त हो गई है। लेकिन उसके जो टूटे फूटे जो अवशेष हैं, उनकी वजह से आज भी पता चलता कि यहाँ पर ये सभ्यताएं मौजूद थी। इस तरह से यहाँ का वातावरण था, यहाँ पर खेती की जाती थी, ये यहाँ का रहन सहन था। ये सभी बातें वहाँ के जो छोटे टूटे फूटे जो अवशेष अब भी मौजूद है, उनकी वजह से इस सभ्यता के बारे में पता चलता है। अब ये जो अध्याय है ये आपका समाप्त हो चुका है। अब इसमें से एक बार 4-5 पंक्तियों में आपको दोबारा से इसका जो इस शीर्षक का जो सार्थक है, इस शीर्षक का जो उद्देश्य है, वो एक बार दोबारा से सुन लीजिए आप। अतीत में दबे पांव, लेखक के ये खुद के अपने अनुभव है, जो उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों को देखते हुए ये अनुभव किया था। इस पाठ में यानी कि अतीत, अतीत का अर्थ होता है भूतकाल, भूतकाल में बसे सुंदर नगर में पर लेखक ने प्रवेश किया, और प्रवेश करके लेखक ने वहां की एक एक चीज से अपना परिचय बढ़ाया, और उस सभ्यता के अतीत में झांक कर, यानी कि उस सभ्यता के अतीत में से संबंधित जानकारियां प्राप्त करके वहां के निवासियों और वहां की जो गतिविधियां थी, उन गतिविधियों को अनुभव किया। किसने अनुभव किया? लेखक ने। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, लेखक वहां पर लेखक ने अच्छे से भ्रमण किया था, और भ्रमण करने के बाद ये सभी चीजें वहां पर उन्होंने महसूस की। तो आगे लेखक क्या कहते हैं कि वहां की एक एक जो छोटी छोटी चीज है, उसको भी देखकर लेखक बड़े हैरान हो जाते हैं। वे लेखक आगे बताते हैं इस अध्याय के माध्यम से कि वे लोग कैसे तो वहां पर रहते होंगे। यह जो अंदाजा है ये आश्चर्यजनक है लेखक के लिए, क्योंकि वहां की जो सड़कें हैं, सड़कें, नालियां, जो स्तूप है, जो सभागार है, जो विशाल स्नानघर है, कुएं हैं, कुंड हैं, जो पूजा घर हैं, ये सभी के सभी वहां के मकानों की जो सुव्यवस्था है, सुंदर व्यवस्था देखकर लेखक भी एक बार तो क्या हो जाता है, हैरान हो जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे अब भी वहां लोग ज्यों के त्यों रहते हैं, जैसे आदिकाल में, यानी कि जैसे पुराने समय में, पहले के दौर में लोग, जिस समय ये सभ्यता, इस सभ्यता का निर्माण हुआ, उस समय लोग यहाँ रहते थे। लेकिन अब वहां पर कोई निवासी वहां पर रहता नहीं है, कोई वहां पर इंसान वहां पर दिखाई नहीं देता। लगभग ये जो सभ्यता है ये समाप्ति की ओर जा चुकी है, लेकिन इसके जो अवशेष हैं वही शेष हैं। और आगे लेखक इसी के माध्यम से बताते हुए कहते हैं कि सड़क पर जाती हुई जो बैलगाड़ी है, उस बैलगाड़ी की आवाज सुनाई देती है, लेखक को महसूस करते हैं ऐसा लेखक। और जैसे ही वो टूटे हुए घर हैं उनमें जैसे लेखक प्रवेश करते हैं, तो वहां के भूतकाल के जो रहने वाले जो लोग थे, ऐसा लगता है लेखक को जैसे आज भी वो इन घरों में मौजूद हों। रसोई घर की खिड़की को से देखने पर लेखक को क्या लगता है, भोजन की सुगंध, जो भोजन की जो गंध है वो महसूस होती है। इन लोगों की सभ्यताएं नष्ट तो बिल्कुल नहीं हुई, लेकिन क्या इन्होंने दिन प्रतिदिन अपने रास्ते को और आगे बढ़ाया है।
और इस तरह से ये जो उपमहाद्वीप में ये जो सभ्यताएं हैं, दो सभ्यताएं कौन कौन सी, मोहनजोदड़ो और ये हड़प्पा संस्कृति, ये जो दो सभ्यताएं हैं इस उपमहाद्वीप में ये एक महाशक्ति बनकर उभरी हैं। तो ये इस अध्याय का शीर्षक, इस अध्याय का जो शीर्षक दिया गया है लेखक ने, उस शीर्षक का एक तरह से 5-7 पंक्तियों में सारांश है। अब अभ्यास के प्रश्न उत्तर देख लीजिए आप। अभ्यास पे आ जाइए। पहला जो इसमें प्रश्न बनेगा वो बनेगा, सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थे पर उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था, कैसे? यानी कि जो ये सभ्यता थी, ये इस सभ्यता में सभी साधन थे, सभी कुछ था, लेकिन उसमें जो सुंदरता थी उस सुंदरता का कहीं पर कोई दिखावा नहीं था, लेकिन बाकी चीजों का दिखावा था। ये सवाल है। अब लेखक इस तरह का ये जो क्वेश्चन बना है, अब इसका जो जवाब होगा वो क्या होगा कि जो सिंधु सभ्यता है वो साधन संपन्न तो थी ही थी, और वहां पर अच्छे से जो नगर थे वो भी व्यवस्थित थे, वो भी नियोजित किए गए थे। वहां पर जो पानी की व्यवस्था थी, पानी की भी अच्छे से व्यवस्था थी। सड़कें छोटी व चौड़ी दोनों प्रकार की थी। वहां पर जो लोग थे खेती भी क्या करते थे, तांबे का भी उन्हें पूरी तरह से तांबे की भी पूरी जानकारी थी, और इस तरह से अनेकों सामान का वो क्या क्या करते थे, निर्यात भी क्या करते थे। चाहे वो कांसे के बर्तन हो, चाहे चाक पर बने हुए बहुत बड़े बड़े मिट्टी के बर्तन हो, चाहे उन पर बने हुए चित्र हो, या तांबे का आईना हो, या कंघी हो, या मनके वाले हार हो, सोने के गहने हो, ये सभी उन चीजों का, यानी कि इन सभी का आयात निर्यात किया जाता था। और यातायात के लिए वहां पर बैलगाड़ी थी। अनाज भंडार जो थे वो अनाज से भरे रहते थे। मकानों में सभी तरह की सुविधाएं मिलती थी। एक मकान दूसरे मकान से टच करते हुए अगर आप एक मकान में एंट्री करोगे तो दूसरे मकान से आप आसानी से बाहर निकल सकते थे। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता था, और वहां के लोगों की जो रुचि थी वो कला में रुचि थी, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि क्या होता था, कपड़ों पर सुंदर सुंदर फूल बने हुए होते थे। ये तरह तरह की मूर्तियां बनाया करते थे। यानी कि कहने का तात्पर्य क्या है कि वो कला में भी एक प्रकार से ये जो सभ्यता थी, ये कला, इस सभ्यता के दौरान जो निवासी थे वो कला में भी एक्सपर्ट थे, निपुण थे। तो ये पहले इसका क्वेश्चन का जवाब है। अगर थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ाए ना, थोड़ा सा और आगे, अब इसमें थोड़ा सा आगे कैसे सिद्ध, ये तो अर्थ हमने जान ही लिया, सिंधु सभ्यता साधन संपन्न है, इसका अर्थ तो जान लिया, लेकिन इसका अर्थ नहीं जान पाए कि उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था, कैसे? अब संपन्नता के बाद इस सभ्यता में जो सुंदरता का आडंबर, सुंदरता के आडंबर का की एक बहुत बड़ी कमी थी। यहाँ न तो बहुत सुंदर महल थे, न मंदिर, यहाँ राजाओं या महंतों की समाधियां भी नहीं थी, और यहाँ के जो मूर्तिकार थे और औजार थे, मूर्तिकार भी इतने जो मूर्ति शिल्प थे या जो औजार थे, औजार भी बिल्कुल छोटे छोटे होते थे, मकान भी छोटे छोटे थे, और उनके कमरे भी बहुत ही छोटे थे। और यहाँ का जो राजा था, उस राजा के सिर पर मुकुट, एक छोटा सा मुकुट विराजमान रहता था, और जो नाव होती थी, नाव भी आकार में बिल्कुल छोटी होती थी। तो यहाँ दिखावे के तेवर कहीं दिखाई नहीं देते थे, यानी कि किसी प्रकार का कोई भी दिखावा यहाँ पर नहीं था। ये इस पंक्ति का अर्थ है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, सिंधु सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है, जो राज पोषित या धर्म पोषित न होकर समाज पोषित था। ऐसा क्यों कहा गया? ये मैंने थोड़ी आपको 2 या 3 पंक्तियों में पहले भी बताया था, अभी आया था, ये दोबारा फिर जान लीजिए कि सिंधु घाटी के लोगों में कला बहुत अधिक थी, और उस काल के जो इंसान थे
वो दिन प्रतिदिन किसी न किसी वस्तु का प्रयोग अवश्य करते रहते थे। और ये चीजें जब वो किसी न किसी वस्तु का प्रयोग करते थे, कोई ना कोई काम धंधा क्या करते थे, ये बात बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देते थे। और आगे जो इसमें बताया गया है, वहां की जो वास्तुकला है या फिर धातु है या पत्थर है, पत्थर से बनी हुई जो मूर्तियां, मिट्टी के जो बर्तन है, उन पर बने जो चित्र है, वनस्पति है या पशु पक्षियों की जो सुंदर छवियां हैं, जो मोहरे हैं, जो आकृतियां सुंदर सुंदर जो उन पर आकृतियां प्रकट की गई हैं, जो खिलौने हैं, केश विन्यास है, आभूषण है, जो वहां की लिपि है, ये सौंदर्य बोध को प्रकट करती है। ये जो सभी बातें हम पढ़ चुके हैं, ये वहां के सौंदर्य बोध के बारे में, सौंदर्य के बारे में जानकारी। मंदिर है, समाधियां, उनके अवशेष नहीं मिलते, उनके अवशेष नहीं मिलते। भवनों में आकार की जो भवन है वो आकार में बहुत बड़े हैं, भव्यता नहीं है। आकार में तो बहुत बड़े हैं, लेकिन उनके अंदर सुंदरता बहुत ही कम देखने में मिलती है। वहां कोई ऐसा चित्र या मूर्ति उपलब्ध नहीं जिसमें दिखावे के तेवर हो। कहने का तात्पर्य ये है कि सामान्य जो व्यक्ति है, सामान्य व्यक्ति सौंदर्य पर्याप्त है, यानी कि सामान्य व्यक्ति, हर एक व्यक्ति के अंदर सौंदर्य विद्यमान है। इस सौंदर्य को यदि राजाओं या धर्म जगत के, हो सकता है कि ये जो सौंदर्य वहां का सौंदर्य है, ये सौंदर्य कैसे प्राप्त हुआ वहां के लोगों को, हो सकता है कि राजा के द्वारा दिया हुआ है, या लोगों ने स्वयं उसे प्रकट किया हो, या धर्म के अनुसार उन्होंने ये सभी कुछ हासिल किया हो। लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि वहां के लोगों ने इसको अच्छे से पोषित किया था, इसका अच्छे से पोषण किया था। ये इस पंक्ति का अर्थ है। आगे तीसरा क्वेश्चन देखिए, पुरातत्व के किन चिन्हों के आधार पर आप यह कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता ताकत से शासित होने की अपेक्षा समझ से अनुशासित सभ्यता थी? अब मोहनजोदड़ो में एक अजायब घर है, और उस अजायब घर में जो कलाकारों ने तरह तरह की जो कलाकृतियां बनाई हुई है, जो आकृतियां बनाई हुई है, सुंदर सुंदर आकृतियां बनाई हुई है, वो दिखाने के लिए अजायब घर में रखी हुई है। औजार है किंतु हथियार नहीं है। मोहनजोदड़ो क्या, हड़प्पा से लेकर हरियाणा तक पूरी की पूरी जो सिंधु सभ्यता है, उस सिंधु सभ्यता में हथियार उस तरह कहीं पर भी नहीं मिलते। जैसे किसी राजतंत्र में हथियार होते थे, वैसे वहां पर हथियारों की प्राप्ति नहीं होती। यदि सभ्यता में कोई शक्ति केंद्र होगा तो उसके चित्र होंगे। इनके तो नरेश के सिर पर भी जो मुकुट होता है, मुकुट भी बिल्कुल ही छोटा होता है। यहाँ का जो राजमहल, राजमहल नहीं, मंदिर नहीं, समाधि भी नहीं है, यानी कि ये चीजें बहुत ही कम देखने को मिलती है। अब इस सभ्यता में सत्ता का कोई केंद्र नहीं था, अनुशासन लोगों के द्वारा खुद ही बनाया गया था, और ताकत के बल पर वो अपने आप पर ही निर्भर थे, खुद पर ही निर्भर थे। वो किसी हथियार पर, किसी राजा महाराजा पर डिपेंड नहीं रहते थे। अगला जो है, यह सच है, 14 क्वेश्चन देखिए, यह सच है कि यहाँ किसी आंगन की टूटी फूटी सीढ़ियां अब आपको कहाँ नहीं ले जाते, वे आकाश की तरफ अधूरी रह जाती है। लेकिन उन अधूरे पायदानों पर खड़े होकर अनुभव किया जा सकता है कि आप दुनिया की छत पर हैं। वहां से आप इतिहास को नहीं, उसके पार झांक रहे हैं। इस कथन के पीछे लेखक का कहने का तात्पर्य क्या है? इस कथन के पीछे लेखक के कहने का तात्पर्य ये है कि जो मोहनजोदड़ो की सभ्यता है वो 5000 साल पहले की है। हमारे पास ये जो इतिहास है, उसका इतिहास 4वीं शताब्दी में ईसा पूर्व से पहले का है। और इसे अगर ध्यान से देखें तो सिंधु सभ्यता वर्तमान जो इतिहास है हमारा, उसकी उम्र में वो दोगुनी है। उसकी जो उम्र है वर्तमान के इतिहास से दोगुनी है। किसकी उम्र दोगुनी है? सिंधु मोहनजोदड़ो की सभ्यता के। मोहनजोदड़ो के वहां पर टूटे फूटे जो मकान है, उनके अवशेष मिलते हैं, और
सीढ़ियों पर अगर हम पैर रखें तो किसी छत पर तो नहीं जा सकते, किंतु इन सीढ़ियों के माध्यम से क्या होता है, पायदानों पर पैर रखते हैं तो हमें इस बात का गर्व महसूस होता है कि जब हम जो टूटे फूटे इस संसार में जो सभ्यता बची हुई है वो वो क्या है, वो शायद उन अवशेषों के द्वारा ही वो सभ्यता बची हुई है। और वो हमारे पास सिंधु घाटी की जो संस्कृति है और जो वहाँ की उन्नत सभ्यता है वो भी मौजूद है। लेकिन मोहनजोदड़ो में एक विशालकाय महानगर मोहनजोदड़ो में विशालकाय महानगर थे। हम संसार की सभ्यता से भी अच्छे से परिचित है, लेकिन हम इतिहास को भी अच्छे से देख सकते हैं। इस सभ्यता को विकसित होने में कितना समय लगा होगा ये कुछ पता नहीं है। अब कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो मोहनजोदड़ो नामक एक सभ्यता है ये सभी के लिए एक मॉडल है, एक आदर्श है। यानी कि इस क्वेश्चन में क्या बताया गया, इस क्वेश्चन में उसके टाइम पीरियड बताया गया कि ये इस टाइम के ये सभ्यता रही होगी। आगे है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन और करेंगे, आप अच्छे से कर लीजिए, लेकिन इसमें से जो 2-4 क्वेश्चन इंटरनल क्वेश्चन है वो आपको बता दूंगा मैं। जैसे टूटे फूटे खंडहर सभ्यता और संस्कृति के इतिहास के साथ साथ धड़कती जिंदगियों के अनछुए समय का भी दस्तावेज होते थे। मोहनजोदड़ो व हड़प्पा के टूटे फूटे जो खंडहर है वो वहां पर भारतीयों के मन में उनके प्रति जो फीलिंग है वो आज भी ज्यों की त्यों है। चाहे अब ये जो सभ्यता है पाकिस्तान के अंदर आती हो, क्योंकि ये दोनों की दोनों सभ्यताएं आजादी के बाद पाकिस्तान जो देश है उसके अंडर, उसके अधीन चली गई थी। और आज से लगभग 5000 साल पहले भी हमारे जो पूर्वज है एक विकसित सभ्यता व संस्कृति के आधार पर भारत में निवास किया करते थे। यानी कि कहने का तात्पर्य क्या है, भारत और पाक के विभाजन से पहले ये जो सभ्यता थी ये सभ्यता भारत का ही एक हिस्सा थी। और वहाँ की जो संस्कृति व रहन सहन की व्यवस्था वहाँ के पूर्वजों के जीवन के ऐसे क्षेत्रों से परिचय कराती है। यहाँ की कहने का तात्पर्य क्या है कि वहाँ के जो पूर्वज है उन पूर्वजों के बारे में, उनकी संस्कृति, उनकी सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जैसे हम किसी को अपना आदर्श नहीं मान लेते, आइडल मान लेते हैं कि उसने मेरी लाइफ ही बिल्कुल चेंज कर दी। तो अगर वहां पर अन्य जो जब भी कोई व्यक्ति जाता है या कोई अन्य वहां पर जाता देखने के लिए इस सभ्यता को, तो वहां के जो लोग थे जो कायदे कानून के अनुसार, नियमानुसार, जिन्होंने अपने खुद के नियम बनाए हुए थे उन्हीं के अनुसार चलते थे। अब इसमें आगे क्वेश्चन देख लीजिए आप। अगर इसमें ये अभ्यास के क्वेश्चन आप बाकी आसानी से आप कर सकते हो। अगर इसमें इंटरनल क्वेश्चन देखें तो पहला की जो क्वेश्चन निकलेगा वो क्या निकलेगा, इसमें जो अति महत्वपूर्ण हो सकता है पेपर में, अतीत में दबे पांव, ये जो पार्ट है इसमें बौद्ध स्तूप के बारे में आप क्या जानते हो। बौद्ध स्तूप ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए, स्टार्टिंग में हम पढ़ भी चुके हैं। मोहनजोदड़ो के खंडहरों में सबसे ऊंचे चबूतरे पर एक बौद्ध स्तूप है और इसका जो चबूतरा है वो 25 फुट ऊंचा है। स्तूप का जो निर्माण काल 2600 साल पहले का है। यानी कि जो चबूतरा है वो ये जो बौद्ध स्तूप का जो चबूतरा है ये कौन सी सभ्यता में है, मोहनजोदड़ो नामक जो नगर है उसके अंदर आता है। पहली बात तो ये। दूसरा, इसकी जो ऊंचाई है वो 25 फुट की है। तीसरी जो इसमें बात है, इसका जो निर्माण काल है वो 2600 साल पहले है। 3 बातें होगी। फिर चौथी जो बात आएगी, चबूतरे पर भिक्षुओं के कमरे हैं और यह बौद्ध स्तूप भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप भी माना जाता है। 5 बातें होगी। इस स्तूप को देखकर
दर्शक बहुत ही खुश होते हैं। और मोहनजोदड़ो के स्तूप वाले बाग को, इस बाग को क्या कहते हैं, पुरातत्व इतिहासकार इसे एक गढ़ भी मानते हैं, किसका, मोहनजोदड़ो का। और यहाँ पर ऊंचे ऊंचे वर्ग की जो ऊंचे ऊंचे वर्ग के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर निवास करते हैं। और इसके पीछे 5 किलोमीटर दूर कौन सी नदी बहती है, इस स्तूप के पीछे 5 किलोमीटर की दूरी पर कौन सी नदी बहती है, सिंधु सिंधु नदी बहती है। और इस स्तूप के टीले से महाकुंड के विहार की दिशा में उतारा जा सकता है। यानी कि इसमें ये जो 6-7 बातें हैं ये आ जाएंगी किसमें, अगर बौद्ध स्तूप के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए पेपर में, तो आप ये बातें बता सकते हो कि एक तो ये जो स्तूप है ये मोहनजोदड़ो नामक शहर में है। दूसरा, इसकी जो ऊंचाई है वो 25 फुट की है। तीसरा, ये इसका निर्माण 2600 साल पहले का। फिर चौथी जो बात है कि इस चबूतरे पर भिक्षुओं के कमरे हैं। और फिर इससे बाद का बहुत पुराना, इस स्तूप को देखकर जो दर्शक बहुत खुश होते हैं, ये सभी बातें आप उसमें बता सकते हो। फिर इसी में आगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है सिंधु घाटी की सभ्यता पर जो खेती और पशु पाले जाते हैं, वहां पर जो खेती की जाती है और पशु वहां पर जो पाले जाते हैं, उसके बारे में आप क्या जानते हो। अब ये तो आप पढ़ ही चुके हो, वहां की वातावरण के बारे में, वहां की खेती के बारे में, ये सभी कुछ आप बता सकते हो कि वहाँ ज्वार बाजरा रागी की जो उपजें होती है, वहां पर खजूर खरबूजे अंगूर इत्यादि भी होते हैं, झाड़ियों में बेर होते हैं, कपास की भी खेती होती है। ठीक है, तो ये सभी बातें आप उसमें अच्छे से बता सकते हो। फिर जो इसी में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की कला के बारे में आप क्या जानते हो। इस तरह से अगला जो इसी में क्वेश्चन बनेगा जो इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम में, कि मोहनजोदड़ो की जो सभ्यता है वो मनुष्य की मानव की समानता पर अधिक उसने बल क्यों दिया है, इसके बारे में आप क्या जानते हो। इस तरह के बहुत सारे जो क्वेश्चन है आपकी किताब में मिलेंगे। ये इस तरह के जो क्वेश्चन है अगर गोल्डन आपके पास है तो उसमें से आप अगर पढ़ोगे तो ये इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, और भी अन्य बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। मैं ये इस तरह से एक बार ये थोड़ा सा सिलेबस हो जाए फिर एक्स्ट्रा बहुत सारे क्वेश्चन और उनके आंसर आपको निकाल के दूंगा। चलिए, अगर आपको किसी में से किसी विद्यार्थी को कुछ